हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम संविधान के इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इसे किस देश से लिया गया है, इसे हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है तथा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। मैंने तो आपको बताया था दोस्तों कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था दोस्तों, तो 2 प्रकार के अधिकार की बात की गई थी। एक ऐसे अधिकार जो कि व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति का पूर्ण रूप से अधिकार है, अर्थात जिसकी अवहेलना करने के बाद कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है। जबकि दूसरे प्रकार की जो अधिकार थी, उसमें एक ऐसे प्रकार के अधिकार की बात की गई थी जो किसके ऊपर निर्भर थी, राज्य के ऊपर निर्भर थी। अर्थात यदि राज्य चाहे तो उन अधिकार को जनता को दे भी सकती है और राज्य चाहे तो उन अधिकारों को जनता को नहीं भी दे सकती है। नहीं देने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे को खटखटा नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके संदर्भ में न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 39 तक अध्ययन किया था। ठीक है जिसमें हमने बताया था 36 में क्या रखा गया है, 37 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में। दोस्तों हमने आपको बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम 2 वीडियो में क्या करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज वहीं से आप पिछली वीडियो को जहाँ से छोड़े थे वहीं से यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हम आज आपको पढ़ाएंगे कहाँ से, अनुच्छेद 40 से। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 तक हमने आपको पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया था। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 40 से हम आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात आती है किसकी, अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया दोस्तों, पंचायत का गठन। क्या कहा गया है, पंचायत का गठन। अर्थात दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायत गठन की बात कही गई है। अर्थात राज्य चाहे तो क्या कर सकती है, पंचायत का गठन कर सकती है। अर्थात दोस्तों ग्राम पंचायत का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत ही आप जानते होंगे राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत की गठन की गई थी। यानी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई थी। और देखिए दोस्तों आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायत नहीं है, लेकिन उसी में से कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 3-3 स्तर पर क्या करती है, पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही ग्राम स्तर पर क्या किया जाता है, ग्राम प्रधान का नियुक्ति की जाती है, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। ठीक है, तो पंचायत का गठन दोस्तों किस बात में किया गया है, अनुच्छेद 40 में। अर्थात दोस्तों लेकिन यदि किसी भी राज्य की सरकार पंचायत का गठन नहीं करती है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में गुहार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह क्या हैं, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर हैं। अर्थात इसमें लिखित जितने भी प्रावधान हैं वह राज्य सरकार के अंतर्गत हैं। चाहे तो वह उस नियम को लागू करे या अगर चाहे तो उस नियम को लागू ना करे। बस दोस्तों राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका कार्य है कि क्या करे, राज्य सरकार को एक ऐसे नीति नियम को बनाने में क्या करे, सहायता करे, जिससे कि मानव कल्याण की भावना क्या हो सके, उत्पन्न हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या किया गया है, पंचायत का गठन। पंचायत के गठन के तहत ही दोस्तों आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई, तो आप आंसर दिए होंगे राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, देखिए दोस्तों जो पंचायत के गठन की बात की गई थी, ठीक है, पंचायत के जो गठन की बात की गई थी, या दोस्तों इसमें 2 व्यक्ति थे, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे गांधी जी थे।
तो दोस्तों इसमें गांधी जी जो थे वह चाहते थे कि सभी राज्यों में क्या हो, पंचायत का गठन हो, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करना चाहते थे, वह पंचायत के गठन को लेकर क्या कर रहे थे, सहमत नहीं थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्योंकि पंचायत का गठन दोस्तों एक समाज कल्याण से जुड़ा हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, चालू किया गया। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 40 के तहत। कहाँ निहित है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब बात आती है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा दोस्तों, कुछ विशेष दशाओं में विशेष सहायता, कुछ विशेष दशाओं में विशेष सहायता। अर्थात दोस्तों जो राज्य है वह क्या कर सकती है, कुछ विशेष दशाओं में अपने राज्य के जनता को कुछ क्या कर सकती है, सहायता कर सकती है। वह सहायता दोस्तों आप जानते हैं, जैसे विकलांगता हो गई, अर्थात वे बच्चे जो क्या हैं, विकलांग हैं, जो क्या हैं, विकलांग हैं, जिन्हें दोस्तों दिव्यांग कहा जाता है। विकलांग शब्द एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए उन्हें नाम दिया गया है दिव्यांग। जो दिव्यांग बालक हैं दोस्तों, उनको देखिए जो क्या नाम है, जो तिपहिया वाहन होते हैं, तिपहिया साइकिल होती है, उसको देने का काम करती है, उनको पोषाहार देती है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए कई ऐसे क्या करती है, कार्य करती है, जिससे क्या हो सके, वे अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 41 के तहत। शिक्षा दोस्तों आप जानते हैं, कोई भी राज्य है वह क्या करते हैं, अपने यहाँ जो भी जनता है उनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही है। वैसे तो दोस्तों निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना क्या हो गया है, एक मौलिक अधिकार हो गया है। अर्थात यदि किसी भी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है तो वह क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वृद्धा पेंशन आप जानते हैं दोस्तों, कई राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ जो बुजुर्ग हैं वे अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें, अपने जीवन को अच्छे से ले जा सकें, उनके लिए क्या करती है, एक पेंशन की व्यवस्था करती है, जिससे वे अपनी जीविका को क्या कर सकें, चला सकें। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि किसी भी दिव्यांग बालक को कोई सहायता ना प्रदान की जाए या वृद्धा पेंशन ना दी जाए तो इसके खिलाफ आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। यह प्रावधान राज्य सरकार के अंतर्गत है। अगर वह चाहे तो इस पर नियम बना भी सकती है और वह चाहे तो इस पर नियम नहीं भी बना सकती है। तो अनुच्छेद 40 में हमने देखा दोस्तों क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में देखा कुछ विशेष दशाओं में विशेष सहायता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा के अनुरूप होना चाहिए और प्रसूति सहायता की बात की गई है। देखिए दोस्तों कार्य न्याय संगत से क्या तात्पर्य है, देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने के लिए सक्षम है, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने के लिए सक्षम है उसे उसी प्रकार का क्या दीजिए, कार्य दीजिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करने में सक्षम है उसे उसी प्रकार का कार्य दीजिए। यह कहलाता है दोस्तों कार्य न्याय संगत। मानवीय दशा अर्थात कोई व्यक्ति जिस कार्य को करने में उसका मन लगता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में क्या करता है, मन लगता है, तो उसे उसी प्रकार का कार्य दीजिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि उसका मन कोई और कार्य करने में है तो उसे आप दूसरा कार्य जबरदस्ती करवा रहे हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, वह व्यक्ति कार्य जबरदस्ती करेगा। जिस व्यक्ति को आप कार्य जबरदस्ती करवाएंगे और जिसमें उसका मन नहीं है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, कार्य जबरदस्ती करेगा। और जबरदस्ती करने पर दोस्तों क्या होती है, जैसे दुर्घटना होने की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अनुच्छेद 42 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य उसके मन के विपरीत नहीं करवाया जाएगा, उसके मानवीय दशा के अनुसार ही उसे कार्य प्रदान किया जाएगा तथा जो कार्य करने में वह सक्षम होगा उसी कार्य को उसे क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। अगला आता है प्रसूति सहायता। आप देखते हैं दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही है, यहाँ पर क्या दोस्तों एम्बुलेंस 102 के तहत दोस्तों आप फ़ोन करिए 5 मिनट में। अगर आप क्या हैं कोई महिला का डिलीवरी होना है तो उसके लिए क्या करती है सरकार, निःशुल्क प्रसूति सहायता क्या करती है, उपलब्ध करवाती है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए, लेकिन अगर ये सब कार्य सरकार ना करे तो भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत है, कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जिस कार्य करने योग्य है उसे उसी प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए, तथा उसे उसके मन के अनुरूप ही कार्य दिया जाना चाहिए, तथा विशेष परिस्थिति में महिलाओं की प्रसूति सहायता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 42 में की गई। अनुच्छेद 43 दोस्तों क्या आता है? अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसे उतनी मजदूरी जरूर दीजिए जितने से उसके जीवन यापन क्या हो सके, चल सके, अर्थात वह अपने जीवन का क्या कर सके, निर्वाह कर सके। फिर से सुनिए दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसे आप उतना वेतनमान या उसे उतनी मजदूरी अवश्य दीजिए जितने से उसका जीवन यापन आराम से चल सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और वह दिन भर काम किया और काम करने के पश्चात आप उसे 2 रुपये थमा रहे हैं कि ये रहा आपका वेतन। ठीक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, देखिए 2 रुपये देने मात्र से ही उसके जीवन का निर्वाह नहीं होगा, उसके शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों कोई भी जो मिल मालिक हैं या कोई जो कारखाने हैं, कोई जो उद्योग हैं, वे अपने मनमानी तरीके से क्या करें, कार्य ना कराएं। इसके लिए हमारा अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 कार्य करता है। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 42 में कोई भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती उसके मानवीय दशा के अनुरूप कार्य नहीं करा सकते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अगर घर जाना चाहता है तो उसे आप जबरदस्ती बैठा करके या आप काम करिए, यह नहीं करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर वह काम किया है तो शाम तक उसे आप उतना वेतन जरूर दीजिए, उतना मजदूरी जरूर दीजिए जिससे शाम को या उसके जीवन का क्या हो सके, आराम से निर्वाह हो सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 43 के अंतर्गत 43 का और 43 खा भी जोड़ दिया गया। मैंने आपको संविधान पढ़ाते समय ही कहा था, आपको जहाँ पर अनुच्छेद में का खा दिखे इसका मतलब आप समझिएगा इसे कब जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 43 का में क्या जोड़ा गया दोस्तों? कामगारों की भागीदारी। कामगारों की भागीदारी से तात्पर्य क्या दोस्तों? कोई भी कारखाने हैं या कोई भी उद्योग है या कोई भी मिल है, वहाँ के जो मालिक हैं नियम और कानून बनाते समय, निर्णय लेते समय किसकी भी सहायता लें, उसमें कार्य करने वाले कामगारों को भी क्या करें, शामिल करें। अर्थात मान लीजिए दोस्तों कोई मिल मालिक जो है वह नियम बना रहा है कि आपको 10 बजे ड्यूटी आना है और 5 बजे आपकी ड्यूटी छुट्टी होगी। हो सकता है दोस्तों किसी की कामगारों को यह पसंद ना हो, कामगार 9 बजे आना चाहते हो और 4 बजे छुट्टी लेना चाहते हो। तो जब यह निर्णय मालिक ले रहा होता है तो उस निर्णय लेने से पहले उस निर्णय में किसे शामिल करना चाहिए, कामगारों की भी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। अर्थात कामगार भी क्या कर सकें, अपनी बात को मालिक के समक्ष रख सकें ताकि उन्हें बाद में कोई समस्या ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 43 खा आता है दोस्तों सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटी का तात्पर्य क्या दोस्तों? देखिए हमारे जो देश है विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें निर्णय लेने का काम क्या करती है, सरकार करती है, बाकी कार्य करने का काम क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। ऐसे बहुत से सारी समितियां हैं दोस्तों जिस पर निर्णय सिर्फ कौन लेती है, सरकार लेती है, और बाकी दिशा देने का कार्य सरकार करती है, लेकिन उस कार्य को पूर्ण रूप से करने का काम क्या करते हैं, वह विशेष कारखाने, विशेष कंपनियां या विशेष क्या करते हैं, मिल लेते हैं। तो ऐसी समिति जो बनाई गई है, अर्थात इसमें दोस्तों किसका, प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ हो और गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाथ हो, ऐसी समितियां ही क्या कहलाती हैं, सहकारी समितियां कहलाती। दोस्तों हमने 4 अनुच्छेद देखा। अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में दोस्तों देखा कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष सहायता की बात की गई है, जिसमें विकलांगता हो गई, शिक्षा हो गई, हमारी वृद्धा पेंशन हो गई, ये सब आती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 41 के तहत ही देखिए वृद्धा शिक्षा योजना प्रारंभ किया गया था, अर्थात प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें दोस्तों सभी को क्या किया जा रहा था, साक्षर बनाया जा रहा था। ठीक है, तो किसके तहत, कुछ विशेष दशाओं में विशेष सहायता के तहत, अर्थात अनुच्छेद
41 के तहत। अनुच्छेद 42 में क्या कहा दोस्तों, कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा के अनुरूप होना चाहिए, महिलाओं को क्या किया जाना चाहिए, निःशुल्क प्रसूति सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 43 में दोस्तों मजदूरों से संबंधित प्रावधान है, अर्थात निर्वाह मजदूरी है इसमें, ठीक है। मजदूरों की क्या है, भागीदारी है और सहकारी समिति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह 4 अनुच्छेद आपको अच्छे से याद हुए होंगे। अनुच्छेद 40, 41, 42, 43, 43 का, 43 खा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में दोस्तों कहा गया समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता से तात्पर्य क्या दोस्तों, अर्थात राज्य ऐसे नियम, ऐसे सिविल या ऐसे कानून का निर्माण करे जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, जो सभी के लिए दोस्तों क्या हो, समान हो, अर्थात किसी के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, आप एकल विवाह, क्या देख रहे हैं, एकल विवाह, अर्थात हिंदू धर्म में भी दोस्तों एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, मुस्लिम धर्म में भी एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। यह किसके तहत है दोस्तों, समान सिविल संहिता के तहत, अर्थात सभी धर्मों के लिए क्या हो, सरकार ऐसे नियमों का, ऐसे नीतियों का क्या करे, निर्माण करे जिससे कि क्या हो सके, सभी के साथ क्या हो, सभी को समान सहायता मिल सके, सभी के लिए समान नियम बन सके और सभी उसका क्या कर सकें, पालन कर सकें। किसमें कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 44 में। और यह पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि समान सिविल संहिता किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 44, ठीक है। अब दोस्तों इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए समान, यहाँ पर एक पॉइंट निकल रहा है क्या, समान, और आप देख रहे हैं दोस्तों 44 में 4 इधर है और 4 इधर है, अर्थात दोनों तरफ समान अंक हैं, दोनों तरफ क्या है, समान अंक हैं। तो इससे आप एक अपने दिमाग में क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 अर्थात क्या दोस्तों, समान है दोनों अंक, अर्थात अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई, ठीक है। अनुच्छेद 45 दोस्तों, इसे आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे क्योंकि यह पेपर में कई बार पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा। देखिए दोस्तों पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन आप जानते दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यह क्या बन गया, एक मौलिक अधिकार बन गया। किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। देखिए दोस्तों जब हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ और हमारे भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उस समय दोस्तों हमारे देश की स्थिति इस स्थिति में नहीं थी, इतनी सही नहीं थी कि वह सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या कर सके, पर प्रावधान कर सके। इसलिए उस समय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात राज्य के ऊपर छोड़ दी गई थी, अर्थात अगर राज्य चाहे तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दे भी सकती है और राज्य चाहे तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा नहीं भी दे सकती। किसके ऊपर छोड़ दिया गया था दोस्तों, राज्य के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति क्या हुई, हमारे देश की स्थिति सुधरी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब सुधरी, तो संविधान में एक संशोधन किया गया दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों, 2002 में। हम आपको संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों, उसमें हम आपको कौन से संविधान संशोधन में क्या प्रावधान जोड़े गए हैं उसको अच्छे से आपको याद करवा देंगे। तो जैसे जैसे हमारे देश की स्थिति सुधरी तो हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह कहा गया कि जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का क्या हो, मौलिक अधिकार, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यह हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया और इसे मौलिक अधिकार का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। अर्थात यदि कोई भी बालक जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर रोक लगाई जा रही है, तो वह बालक या उसके माता पिता सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं।
अब दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कहाँ कर दी गई, मौलिक अधिकार में ले लिया गया, डाल दिया गया। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 45 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसमें जहाँ से इसे डाला गया था मौलिक अधिकार में, अर्थात अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात मौलिक अधिकार बन गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के कम आयु के बालकों की शिक्षा की बात की गई है। यानी दोस्तों जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, तो उससे कम अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रावधान को जोड़ दिया गया कहाँ, हमारे अनुच्छेद 45 में, और इसे राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। अर्थात अगर राज्य चाहे तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। इसी के तहत देखिए दोस्तों हमारे यहाँ जो प्राथमिक पाठशालाएं होती हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र की क्या की गई है, स्थापना की गई है, जिसके तहत 6 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान की जाती है, शिक्षा दी जाती है, उनसे संबंधित उनसे स्वास्थ्य के संबंधित में क्या किया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। तो यह पॉइंट आप अच्छे से याद किए होंगे दोस्तों कि पहले अनुच्छेद 45 में क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया, और इसके स्थान पे अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के शिक्षा की बात कही गई। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया दोस्तों, अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान। इससे क्या तात्पर्य दोस्तों, इससे आप आरक्षण से बिल्कुल संबंध नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था आरक्षण का तात्पर्य हमारे संविधान में क्या है, एक दूसरा है, वह निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बल्कि क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष प्रावधान से तात्पर्य क्या दोस्तों, देखिए हमारे जो समाज में कुछ जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से क्या हैं, पीछे हैं, उनको न्याय देने की बात, उनको क्या करने की बात, शिक्षा देने की बात, उनको कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे वे अपने आप को क्या कर सकें, समाज की मुख्य धारा से क्या कर सकें, जोड़ सकें। आप जानते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत आप SC ST एक्ट भी पढ़े होंगे। ठीक है, अर्थात उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ठीक है, और उनमें कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जिससे वे क्या कर सकते हैं, अपने आप को समाज की मुख्य धारा से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष छूट या विशेष प्रावधान की बात की गई है हमारे अनुच्छेद 46 में। ठीक है, अब आती है अनुच्छेद 47। क्या आता है अनुच्छेद 47, इसमें क्या कहा गया दोस्तों, पोषाहार से तात्पर्य क्या दोस्तों, आप देखे होंगे प्राथमिक पाठशालाओं में क्या किया जाता है, बच्चों को या गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको पोषाहार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यह राज्य के ऊपर डिपेंड है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया दोस्तों कि राज्य क्या करेगा, छोटे छोटे बालकों के लिए या गर्भवती महिलाओं को क्या करेगा, पोषाहार प्रदान करेगा, कार्य करेगा, तथा अपने राज्य में जो जनता निवास कर रही है, अर्थात उस राज्य के अंदर जो जनता निवास कर रही है उसके स्वास्थ्य संबंधी क्या करेगा, स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रियाओं पर क्या करेगा, ध्यान देगा, तथा वहाँ पर जो नशीली दवाइयाँ, नशीली पदार्थ बिक रहे हैं उस पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राज्य के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इस पर राज्य अपने नियम बना भी सकती है और राज्य अपने नियम नहीं भी बना सकती है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों आप जानते हैं बिहार में क्या किया गया था, शराब पर रोक लगा दी गई थी। इसी के तहत महानिषेध पर क्या दोस्तों, नशीली दवाइयों, नशीली पदार्थ पर क्या हो कि बिक्री पर क्या लगाया जाए, रोक लगाया जाए। जैसे आप जानते हैं एक खांसी वाली दवा आती थी कोरेक्स, जो नशीली दवाइयों के रूप में जानी जाती थी, उस पर क्या लगाया गया है, रोक लगा दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी टीके लगाए जाते हैं, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। ठीक है, चेचक के और देखिए क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जिससे क्या कर सके, जनता क्या हो, स्वस्थ हो सके।
पोषाहार प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में पोषाहार दिए जाते हैं दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को। मिड डे मील दोस्तों क्या है? MDM मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ। किसके तहत दोस्तों? पोषाहार के तहत। इसका यही तात्पर्य था दोस्तों कि वे बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उनको भरपेट खाना दिया जा सके, ताकि वे अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो सकें और अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकें? अच्छा कर सकें। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया दोस्तों? पोषाहार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और नशीली दवाइयों या नशीली पदार्थों पर रोक से संबंधित प्रावधान को क्या किया गया है? रखा गया है। अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया दोस्तों? कृषि पशुपालन में दोस्तों लिखेगा दुधारू पशुपालन। इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? इससे तात्पर्य दोस्तों सरकार, जो राज्य सरकारें हैं वह क्या करें? अपने राज्य में कृषि संबंधित जो प्रावधान हैं उनको क्या करें? प्रोत्साहन दें। कृषि करने को क्या करें? प्रोत्साहन दें। अर्थात क्या करें? वहाँ पर जो जनता निवास कर रही हैं उनको कुछ ऐसे प्रोत्साहन दें जिससे वे कृषि करने के लिए क्या हो सकें? अग्रसर हो सकें। ठीक है। जैसे दोस्तों खाद जो मुहैया कराए जाते हैं या जो बीज मुहैया कराए जाते हैं, जिससे किसान क्या कर सकें? कृषि करने के हेतु अपने आप से क्या हो सकें? प्रोत्साहित हो सकें। तो इसके तहत क्या करेगी सरकार? उनको क्या करेगी? प्रोत्साहन देगी। तथा वे व्यक्ति जो कृषि नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, उनको सरकार कुछ इस प्रकार का क्या करे? प्रोत्साहन दे, जिससे वह पशुपालन करें। और पशुपालन में दोस्तों दुधारू पशुओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दुधारू पशुओं की बात की गई है। ठीक है। आप जानते हैं दूध में क्या हो सके? वृद्धि हो सके, दूध में सुधार लाया जा सके, इसलिए ऑपरेशन फ्लड आपने समझा होगा। श्वेत क्रांति, विभिन्न प्रकार की क्रांतियां भी चलाई गई, जिसमें श्वेत क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। अर्थात दुग्ध उत्पादन क्या हो सके? व्यापक स्तर पे हो। अर्थात दुधारू पशुओं का क्या करें? व्यक्ति क्या करें? पालन करें। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रांतियां भी लाई गई, जिसमें दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति किसके लिए लाया गया था? दुग्ध उत्पादन के लिए लाया गया था। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। ठीक है। तो अनुच्छेद 48 में क्या दोस्तों? सरकार कृषि एवं दुधारू पशुओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऐसे नियमों का या नीतियों का निर्माण करेगी, जिससे वहाँ के व्यक्ति क्या हो सकें? स्वयं यह कार्य करने के लिए क्या हो सकें? प्रोत्साहित हो सकें। आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या आता है दोस्तों? अब देखिए अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि दुधारू पशुओं की बात की गई, लेकिन बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण संरक्षण। अर्थात दोस्तों यह पेपर में जब दोस्तों टेट और सुपर टेट का पेपर आप देते हैं तो पूछ लिया जाता है राज्य के नीति निदेशक का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है? किसकी? पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अर्थात दोस्तों तो आप आंसर देंगे क्या? 48A। 48A में क्या कहा गया दोस्तों? सरकार कुछ ऐसे नियम और नीतियों का निर्माण करे जिससे उसकी जनता पर्यावरण का दोहन ना कर सके, बल्कि पर्यावरण को बढ़ाने हेतु वृक्षारोपण करे। क्या करे? वृक्षारोपण करे। वृक्षों की जो कटाई हो रही है उसकी क्या की जाए? रोक की जाए, जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो सके। ठीक है दोस्तों। यह कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या दिया गया? स्थान दिया गया। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 40 से लेकर के अनुच्छेद 48 तक क्या किया? आज अध्ययन किया। एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? पंचायत का गठन, पंचायत के गठन की बात की गई है, जिसके तहत राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई। ठीक है। इसके समर्थक कौन थे? पंचायती राज के समर्थक कौन थे? गांधी जी। जबकि पंचायती राज के समर्थक के रूप में नहीं थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि गांधी जी इसके समर्थक थे, इसीलिए उनकी जयंती अर्थात गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत का क्या किया गया? गठन किया गया।
अनुच्छेद 41 में क्या कहा दोस्तों, कुछ विशेष दशाओं में विशेष सहायता प्रदान करना। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया दिव्यांग को तिपहिया वाहन क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा दी जाती है, प्रौढ़ शिक्षा इसके अंतर्गत आती थी दोस्तों, अभी जल्दी ही प्रारंभ की गई थी। फिर वृद्धा पेंशन सरकार प्रदान करती है, ठीक है, विधवा पेंशन प्रदान करती है, ठीक है। 42 में क्या कहा दोस्तों, कार्य न्याय संगत मानवीय दशा पर सूचित सहायता, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम, उन्हें ऐसे प्रकार की कार्य दी जाए, उनके मन के अनुरूप कार्य दिए जाएं, तथा प्रसूति सहायता निःशुल्क प्रदान करने का कार्य करे कौन, राज्य सरकार। अनुच्छेद 43 में दोस्तों निर्वाह मजदूरी, कामगारों की साझेदारी तथा सहकार। दोस्तों फोर इसको फोड़ दीजिए मतलब क्या दोस्तों, इधर विचार अर्थात क्या, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता माने सरकार ऐसे नियमों और नीतियों का क्या करेगी, निर्माण करेगी जिसके तहत सभी के लिए नियम और कानून क्या हो, समान हो, ठीक है। अनुच्छेद 45 में दोस्तों पहले 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसके स्थान पे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी क्या दिए गए, प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 46 में दोस्तों क्या की गई है, आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण का मतलब क्या है दोस्तों, वे व्यक्ति अर्थात अनुसूचित जनजाति व जाति के वे व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से क्या हैं, वंचित हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे वे समाज की मुख्य धारा से क्या हो सकें, जुड़ सकें। अनुच्छेद 47 में दोस्तों पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किए गए। पोषाहार स्वास्थ्य संबंधी अर्थात दोस्तों सरकार अपनी जनता को पोषाहार स्वास्थ्य संबंधी क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी तथा अपने यहाँ हो रहे नशीली दवाइयाँ तथा नशीली पदार्थों पर क्या लगाएगी, बैन लगाएगी। 48 में दोस्तों कृषि एवं दुधारू पशुओं के पालन की बात की गई है। अर्थात दोस्तों सरकार ऐसे नियमों और नीतियों का क्या करेगी, निर्माण करेगी या ऐसे प्रोत्साहन देगी जिससे वहाँ की जनता कृषि कर सके तथा ऐसे पशुओं का क्या कर सके, पालन कर सके जो क्या हों, राष्ट्र हित में क्या हों, अपना योगदान दे सके। अनुच्छेद 48A में एक अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया दोस्तों, 48A 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें कहा गया दोस्तों सरकार ऐसे नियमों एवं नीतियों का निर्माण करेगी जिससे कि वहाँ की जनता पर्यावरण संरक्षण में क्या कर सके, अपनी योगदान दे सके, अर्थात वृक्षारोपण कर सके तथा वनों की हो रहे अंधाधुंध कटाई को क्या कर सके, रोका जा सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अनुच्छेद 49 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 49 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 49 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 49 में दोस्तों क्या कहा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों का क्या किया जाए दोस्तों, प्रतीकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। क्या प्रदान किया जाए, संरक्षण। अर्थात दोस्तों हमारे देश देखिए दोस्तों, हमारा देश जब विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से गुजर रहा था तो उस आंदोलन में जिन व्यक्तियों ने क्या लिया था, भाग लिया था, जिन महापुरुषों ने क्या लिया था, भाग लिया था, उनकी प्रतिमाओं को तथा ऐसे स्मारक जो हमारे राष्ट्र से क्या हुए हैं, जुड़े हैं, उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकारें क्या करेगी, नीति एवं नियम का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी, ठीक है दोस्तों। अर्थात ऐसे प्रतीक या ऐसे चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ी हैं, अर्थात जैसे राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों, जैसे सरदार पटेल की प्रतिमा हो गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, या भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हो गई, इस प्रतिमा हो गई दोस्तों। ऐसे स्मारक जो हमारे क्या थे, महापुरुषों से जुड़े हैं, अर्थात हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों ने हमारे देश को क्या किया, आज़ाद कराने के लिए क्या किए, अपना पूर्ण योगदान दिए, उनके स्मारक तथा ऐसे चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय महत्वों से जुड़े हुए हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या करेगी, सरकार नीति एवं नियम का क्या करेगी, निर्माण करेगी, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 50 में कहा गया, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 में कहा गया है, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका का पृथक्करण। इससे तात्पर्य क्या दोस्तों? देखिए, जब हम आपको दोस्तों संविधान के अंग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? संविधान के अंग। तो वहां पर आपको बताएंगे संविधान के 3 अंग दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, जिसमें दोस्तों कार्यपालिका के अंतर्गत हम किसको पढ़ाएंगे? कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब का अध्ययन करवाएंगे। जबकि विधायिका के अंतर्गत दोस्तों हम संसद को पढ़ाएंगे, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे। न्यायपालिका के अंतर्गत दोस्तों लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यह समझिए, कार्यपालिका ऐसे उस निकाय को कहते हैं जो क्या करती है, सरकार द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए नियमों को क्या करती है? कार्य करती है। नियमों पर क्या करती है? कार्य करवाती है। और यदि उस कार्य करवाने के लिए, मान लीजिए दोस्तों विधायिका ने जिन नियमों का क्या किया है? निर्माण किया है, अगर उन नियमों का कार्य करवाने के लिए कार्यपालिका क्या करती है? उल्लंघन करती है, तो कार्यपालिका को दंड देने का कार्य क्या करती है? न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में पारदर्शिता बनी रहे दोस्तों, अर्थात कोई एक दूसरे से घूसखोरी ना की कर सके, इसलिए इन दोनों के पृथक्करण की बात किया गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। क्या कर दिया गया दोस्तों? इन दोनों को तोड़ दिया गया है। अर्थात इसमें कहा गया है न्यायपालिका अपनी जगह होगी, कार्यपालिका अपनी जगह होगी, दोनों के कार्यों में कोई भी सहमति नहीं होगी। अर्थात दोस्तों न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग अलग होंगे, जिससे हमारे देश में इनके संदर्भ में निष्पक्ष पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, तो किसमें कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 50 में। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए, हमने आपको बताया था 4 अर्थात 4 दिया गया दोस्तों। 4 मतलब क्या? दोनों तरफ समान अंक है। समान अंक मतलब क्या दोस्तों? समान सिविल संहिता। 21A एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 45 में क्या रख दिया गया दोस्तों? फिर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 48A के तहत दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। अब देखिए दोस्तों, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 50 में। 50 से क्या याद कर सकते हैं दोस्तों? 50-50। क्या याद कर सकते हैं? 50-50 अर्थात दोस्तों 100% होते हैं। 50% न्यायपालिका, 50% कार्यपालिका, अर्थात दोनों को 50-50 कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। इसकी बात की गई है कहाँ पर? अनुच्छेद 50 में, अर्थात न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक्करण की बात की गई। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दोस्तों क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय सुख एवं समृद्धि। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने जितने भी अनुच्छेद का अध्ययन किया, यह दोस्तों किसके लिए थे? हमारे देश के लिए थे। तो यह पूछा जाता है हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वह कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की गई है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा दोस्तों? हमें अपने देश में ही नहीं शांति एवं सुरक्षा बनानी है, हमें अपने देश में ही शांति एवं सुख की सुविधा नहीं बनानी है, बल्कि हम ऐसे नियम और नीतियों का निर्माण करें जिससे कि पूरे विश्व में सुख एवं शांति क्या हो? बनी रहे। ठीक है, अर्थात दोस्तों समस्त राज्य ऐसे नीतियों का निर्माण करें जिससे पूरे विश्व में सुख एवं समृद्धि तथा शांति की क्या कर किए जा सके? स्थापना की जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यहाँ पर समाप्त किया, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, रटंत विद्या पर जोर मत दीजिए, कोशिश यह करिए एक बार आप लिख कर पढ़िए, फिर लिखिए। इससे आपको ज़्यादा आपके मेमोरी में क्या हो जाएगा? आपकी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी और आसानी से आपको हर चीज़ क्या हो जाएंगी?
याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे दोस्तों सभी को क्या हो सके, लाभ हो सके। हम देखते हैं दोस्तों कई से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बहुत सारे पैसे लेकर के अच्छे प्रकार के कंटेंट हमको उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। आप अच्छे कंटेंट पा सकें और लोग क्या हो सकें, इससे जुड़ सकें, इसलिए आप वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और जिससे हम आगे वीडियो को इसी तरीके से देते रहें। ठीक है। और दोस्तों हाँ, सभी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, कोई भी ऐसा विषय नहीं रहेगा जो आपसे छूटेगा। सारे विषय मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बस आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।